नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में। और जैसा कि हमने बताया था कि हमारा वेक्टर का ऑलमोस्ट सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज बस हमको क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट एक ही टॉपिक का नाम है। क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट के दो नाम थे, डॉट प्रोडक्ट था और स्केलर प्रोडक्ट था, वैसे इसके भी दो नाम है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो आज हमको ये पढ़ना है और बस इसी के साथ हमारा वेक्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहली बात, इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे लिखा जाता है। तो यहां क्रॉस यूज करते हैं हम। पहले हम डॉट यूज करते थे तो डॉट प्रोडक्ट बोलते थे। अभी हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, क्रॉस यूज कर रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी देन साइन थीटा, देन उसके बाद एक और चीज आती है जिसको एन कैप बोला जाता है। तो इसका कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब जरा आप इस चीज पे ध्यान दें, है ना। अब जरा आप इस चीज पे ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि देखो LHS में क्या है, वेक्टर है। RHS में भी अब वेक्टर है। देखो ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, लेकिन ये तो वेक्टर है ना। ये एन कैप, कैप का क्या मतलब होता है, यूनिट वेक्टर। एन कैप, कैप का क्या मतलब होता है, यूनिट वेक्टर। तो ये तो वेक्टर है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट वेक्टर होता है। रिजल्ट इज वेक्टर। तो जो भी रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है, इस वजह से इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। पहली सिंपल सी बात ये। दूसरी बात, अब अगर ये वेक्टर है तो इसके दो हिस्से होते होंगे, इसका मैग्नीट्यूड होता होगा और इसका डायरेक्शन भी होता होगा। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें जो इतनी बात है ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती किसका मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। यही तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसी का मैग्नीट्यूड बताएगा। तो इतना हिस्सा जो होता है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है किसका, ए क्रॉस बी का। और ये जो छुटकू सा एन कैप बैठा हुआ है, ये जो यहां पर ये एन कैप बैठा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो मान के चलते हैं कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो मैग्नीट्यूड निकालते तो सबसे बनता होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। इतना हिस्सा तो सबसे बन ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैल्यू रखनी है बस। इसमें समझाने वाला पार्ट, एक्सप्लेन करने वाला पार्ट सिर्फ इतना होता है कि ये एन कैप कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो समझते हैं उसको भी बारी बारी से। फिलहाल आप वीडियो पॉज करें, इतना लिखें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, जरा एन कैप की बात कर लेते हैं कि एन कैप कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एन कैप इज बेसिकली अ यूनिट वेक्टर विच इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो हमारी हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ एन कैप और वेक्टर ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी के डायरेक्शन की बात करो चाहे आप एन कैप के डायरेक्शन की बात करो, एक ही बात है, क्योंकि जो एन कैप होता है वो ए क्रॉस बी का ही डायरेक्शन बताता है। तो ए क्रॉस बी का आपको डायरेक्शन निकालना है तो या तो आप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता कर लो, जो कि अभी अपन ने सीखा नहीं है, या फिर एन कैप का डायरेक्शन पता कर लो, वो भी अभी अपन ने नहीं सीखा, वही हम सीखने जा रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एन कैप बोलो चाहे ए क्रॉस बी बोलो, एक ही बात होती है, क्योंकि एन कैप ए क्रॉस बी का ही डायरेक्शन बताता है। अब इनका डायरेक्शन पता करने के लिए होता है राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन पता करने के लिए यूज किया जाता है राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैंने बहुत सारे यहां पर लिख दिया है। इसको अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पहले समझ लो कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, वो समझ लो। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर आप मान लो आप ए क्रॉस बी परफॉर्म करना चाहते हो, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि मान लो अगर आप ए क्रॉस बी परफॉर्म करना चाहते हो
तो जो पहला वेक्टर जो पहले लिखा हुआ है इसको आप फर्स्ट वेक्टर बोलो, एंड जो बाद में लिखा हुआ है उसको आप सेकंड वेक्टर बोलो। मान लेते हैं कि आप ए क्रॉस बी परफॉर्म करना चाहते हो, तो जो पहले लिखा हुआ है उसको आप फर्स्ट वेक्टर बोलो, जो बाद में लिखा हुआ उसको आप सेकंड वेक्टर बोलो। अब राइट हैंड थंब रूल कहता है कि आपको अपना जो राइट हैंड है उसको स्ट्रेच करके फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रखना है, सो दैट कि आपका हाथ जो हो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। देखो, जो लोग पढ़ के बैठे हैं ऑलरेडी उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका जो राइट हैंड है आप इसको एकदम ऐसा स्ट्रेच करोगे, है ना। ये जो पाम होता है राइट हैंड का, ये जो कलाई होती है, इसको आपको सीधा ऐसा स्ट्रेच करना है। ऐसा आप स्ट्रेच करोगे, देन उसके बाद ये जो आपका स्ट्रेच्ड राइट हैंड है इसको आप फर्स्ट वाले वेक्टर, पहला वेक्टर कौन सा है यहां पर, वेक्टर ए, तो राइट हैंड को ऐसा स्ट्रेच करना है, वेक्टर ए के ऊपर लाके रखना है, और ऐसे लाके नहीं रख देना है, कुछ इस तरीके से रखना है कि जो आपका हाथ है, ये जो आपका हाथ है ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। किस प्लेन पर, जिस प्लेन में वेक्टर ए भी प्रेजेंट है और वेक्टर बी भी प्रेजेंट है। तो फिर से रिपीट करते हैं, पता नहीं समझ में आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि मैं तो कैमरे को पढ़ा रहा हूं अभी, है ना। तो प्लेस द स्ट्रेच्ड palm of your right hand on vector A such that your right hand should be perpendicular to the plane containing both the vectors A and B। आपको अपना राइट हैंड स्ट्रेच करके फर्स्ट वाले वेक्टर के ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है कि ये जो आपका हाथ है और जो आपकी कॉपी होती होगी, है ना, आपकी कॉपी या फिर वो प्लेन जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर प्रेजेंट हैं, उस प्लेन पर आपका राइट हैंड परपेंडिकुलर आकर के बैठे। तो कैसे रखोगे, ऐसे ही रखोगे, ऐसा। तो ये पहला स्टेप हो गया। प्लेस द स्ट्रेच्ड palm of your right hand on vector A such that your hand should be perpendicular to the plane containing vectors A and B। तो ये ऐसा परपेंडिकुलर रख दिया। अब इसमें भी दो बातें हो सकती थी। पहली बात, सर मैं तो ऐसा भी परपेंडिकुलर रख सकता हूं, और मैं तो सर ऐसा भी परपेंडिकुलर रख सकता हूं। तो वो भी क्लियरली मेंशन किया जाता है, आपको ऐसा परपेंडिकुलर रखना है कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही पॉइंट करें, ऐसा। देखो यही सही होगा। अगर आप ऐसा रखते हो, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, आप ऐसा रखते हो तो ये गलत है, क्योंकि आपकी फिंगर्स फिर उधर पॉइंट कर रही हैं। वेक्टर ए किधर है, वेक्टर ए इधर है, इधर। समझ में आता है तो बड़ी अच्छी बात है, समझ में नहीं आता तो फिर तो वही बहुत टेंशन वाली बात है। इसलिए कह रहा हूं अच्छे से समझ लो। अभी तक स्टेप नंबर 1 में ही अटके हुए हैं हम। तो स्टेप 1 क्या कहता है कि हाथ को स्ट्रेच करेंगे, वेक्टर ए के ऊपर लाके रखेंगे कुछ इस तरीके से कि आपके फिंगर्स का डायरेक्शन वेक्टर ए का डायरेक्शन सेम होता हो, और जो आपका हाथ है वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता हो। अब मैंने एक ही चीज को इतनी बार रिपीट कर दिया है कि अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये पहला स्टेप होता है। देन दूसरा स्टेप क्या कहता है कि अब ये जो आपका स्ट्रेच्ड राइट हैंड था ना, इसकी फिंगर्स को आपको क्लोज करना है। ऐसा, ये जो आपका स्ट्रेच्ड राइट हैंड था इसकी फिंगर्स को आपको क्लोज करना है, और फिंगर्स को कुछ इस तरीके से क्लोज करना है, कि जब आपकी फिंगर्स क्लोज होना तो वो वेक्टर बी की तरफ मूव करें। जब आपकी फिंगर्स क्लोज हो तो वो वेक्टर बी की तरफ मूव करें। तो देखो होता है क्या, यहां पे देखें जरा, ये रखा ए के ऊपर, अब देखो फिंगर्स क्लोज कर रहा हूं मैं, तो ये बी की तरफ मूव कर रही है ना। देखो सारी की सारी फिंगर्स बी की तरफ जा रही हैं। तो जब ऐसा हो जाता है, जब आप ए पर हाथ रख के फिंगर्स क्लोज करो कुछ इस तरीके से कि आपकी फिंगर्स बी की तरफ मूव करें, तो इस कंडीशन में जो आपका थंब होता है, ये थंब आपको डायरेक्शन बताता है, किसका, एन कैप का या फिर ए क्रॉस बी का। तो ऐसे पता चलता है डायरेक्शन।
ऐसे पता चलता है डायरेक्शन। तो इस केस की अगर बात करें, इस केस में जो भी अभी अभी अपन ने किया, ये रख दिया हाथ परपेंडिकुलर, उसके बाद फिंगर्स को क्लोज कर दिया सो दैट जब फिंगर्स क्लोज हो बी की तरफ जाएं, तो थंब का डायरेक्शन बाहर की तरफ आया। तो यहां पर ए क्रॉस बी का सिर्फ और सिर्फ अगर मैं डायरेक्शन लिख दूं तो डायरेक्शन हो जाएगा इसका आउटसाइड प्लेन। आउटसाइड प्लेन मतलब ये जो प्लेन है ना आपके सामने, प्लेन ऑफ पेपर भी लिख सकते हो चाहो तो। तो आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर बाहर की तरफ आ गया होगा इसमें ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बोलो चाहे एन कैप बोलो, डायरेक्शन के मामले में एक ही बात होती है। तो वीडियो पॉज करें, नोट करें, पहले तो हेडिंग लिखना। एक काम करो, हेडिंग लिख लो पहले। हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ एन कैप और वेक्टर ए क्रॉस बी। अब वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है और हमसे पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी कितना होता होगा। इस क्वेश्चन में एक और ज़रूरी बात दी हुई है, वो ज़रूरी बात ये है कि ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, ये डायग्राम एक्चुअली एक्स वाई प्लेन में बना हुआ है। मतलब कि जिस भी इंसान ने क्वेश्चन बनाया है वो हमसे ये कहना चाहता है कि आप इधर एक्स एक्सिस मानना, इधर वाई एक्सिस मानना और बाहर की तरफ क्या मानना, जेड एक्सिस। ये मान करके हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इतनी बातें दी हुई हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। हम जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा देन एन कैप होता है। ये होता है, देखो ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। एन कैप अभी अभी सिखाया तो सब कुछ अप्लाई करके रखें जरा इसमें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 10 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5 दिया हुआ है, साइन थीटा मतलब साइन 30 हो जाता। और एन कैप के लिए राइट हैंड थंब रूल जिंदाबाद। सिंपल है, मुझे क्या करना है, मुझे ए क्रॉस बी करना है। तो ए मेरा फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा और बी मेरा सेकंड वेक्टर हो जाएगा। तो ए मेरा फर्स्ट वेक्टर है, तो क्या करूंगा, सीधे हाथ को स्ट्रेच करके फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रखूंगा कुछ ऐसा, देन फिंगर्स को क्लोज करूंगा सो दैट जब फिंगर्स क्लोज हों तो वेक्टर बी की तरफ जाएं। देन जो थंब होगा वो मुझे डायरेक्शन बता देगा एन कैप का। तो देखो थंब किधर आ रहा है, थंब बोर्ड के बाहर आ रहा है, थंब जो है बोर्ड के बाहर आता है। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोर्ड के बाहर क्या है, बोर्ड के बाहर जेड एक्सिस है। एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप भी बोला जाता है। इस वजह से इसकी जगह पर हम के कैप लिख सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसे तो वीडियो आप रिवाइंड करके देख ही सकते हो, हर बार ऑप्शन होगा आपके पास। फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी इस क्वेश्चन में, सॉरी जब भी नहीं, इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी किया मैंने, तो ए क्रॉस बी किया वो बोर्ड के बाहर आया। अब ये जो बोर्ड के बाहर चीज आई है ये इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जेड एक्सिस है ना। बोर्ड के बाहर क्या होता है, जेड एक्सिस होता है। और ये तो एक यूनिट वेक्टर है ना, एक कैप लगा हुआ है। कैप का क्या मतलब होता है, यूनिट वेक्टर। तो सिंपल सा फंडा है भाई, बोर्ड के बाहर की तरफ एक यूनिट वेक्टर लिखना है जो कि क्या होगा, के कैप। बोर्ड के बाहर की तरफ एक यूनिट वेक्टर मतलब अलोंग जेड एक्सिस एक यूनिट वेक्टर, अलोंग जेड एक्सिस एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। वैल्यूज रखते हैं, 10 5 जा 50, देन साइन 30 1/2 और उसके बाद यहाँ के कैप, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 25 के कैप। तो ऐसे सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं कुछ ज़रूरी बातों के साथ, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। वो कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव मतलब इसमें वेक्टर ए क्रॉस बी एंड वेक्टर बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते।
ये इक्वल नहीं होते हैं। मैग्नीट्यूड भले सेम हो जाए इनका, हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता हो, लेकिन जो इनका डायरेक्शन होता है ना वो वेरिएबल हो जाता है। वेरिएबल नहीं, सॉरी गलत वर्ड यूज किया मैंने, जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो जाता है। मतलब ये कि अगर A क्रॉस B का डायरेक्शन बोर्ड के बाहर आया ना, तो गारंटीड है B क्रॉस A का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर चला जाता होगा। तो इस वजह से इनको इक्वल नहीं लिखा जाता कभी, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन डिफरेंट है। मेरी बात पे यकीन ना हो तो राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लेना। जब इस पे आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये फर्स्ट वेक्टर होगा और ये सेकंड। जब इस पे लगाओगे इस वाले पे तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। दोनों केस में जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा ना वो आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह मिलेगा। A क्रॉस B में अगर थंब बाहर मिलेगा ना तो B क्रॉस A में अपने आप आपको थंब अंदर मिल जाएगा। तो डायरेक्शन इनका डिफरेंट होता है, इस वजह से इक्वल टू का साइन यूज नहीं करते हैं। पहली बात। दूसरी बात इसी में लिख देता हूं। दूसरी बात है कि जो A क्रॉस B होता है वो माइनस ऑफ B क्रॉस A के इक्वल होता है। जो A क्रॉस B होता है वो माइनस ऑफ B क्रॉस A के इक्वल होता है। दूसरी बात हो गई, ये अभी अभी समझाया। अगर इसका डायरेक्शन बोर्ड के बाहर है तो उसका डायरेक्शन अपने आप बोर्ड के अंदर हो जाएगा। तो एक बोर्ड के बाहर दूसरा बोर्ड के अंदर, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर्स हुए ना, और ऑपोजिट वेक्टर में माइनस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। देन आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अगर आप कभी वेक्टर A क्रॉस A करोगे, सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर आप कभी वेक्टर A क्रॉस A करोगे तो आप लिखोगे पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, देन साइन समथिंग एंगल आएगा, देन उसके बाद एन कैप आता। ऐसे ही लिखते। अब आप ये सोचो वेक्टर A का खुद के साथ एंगल, A क्रॉस A कर रहे हो ना, मतलब वेक्टर का आप उसी के साथ वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो। वेक्टर A का आप वेक्टर A के साथ ही वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो। तो इसका इसके साथ एंगल, मतलब इसका खुद के साथ एंगल, किसी वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। भाई ये भी वेक्टर A, ये भी वेक्टर A, दोनों पैरेलल हो गए ना, तो खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। तो इस वजह से जब भी किसी वेक्टर का खुद के साथ उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो वो 0 मिलता है हमेशा। तो A क्रॉस A करोगे तो भी 0 मिलता, B क्रॉस B करोगे तो भी 0 मिलेगा, C क्रॉस C करोगे तो भी 0 मिलेगा। मतलब I क्रॉस I करते तो भी 0 मिलता, सेम वेक्टर है। मतलब J क्रॉस J करेंगे तो भी 0 मिलेगा, एंड K क्रॉस K करेंगे तो भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो इस पॉइंट का मेन मोटिव क्या समझाना था? खुद के साथ क्रॉस 0 होता है, एंड दूसरी बात ये चीज समझाना कि कभी I क्रॉस I या J क्रॉस J या K क्रॉस K आ जाए तो क्या किया जाए। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमको ये सिखाना चाहता है कि अगर आपको I क्रॉस J करना है या आपको J क्रॉस K करना है तो कैसे किया जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी राइट हैंड थंब रूल लगा के किया जा सकता है, इसमें भी राइट हैंड थंब रूल लगाया जा सकता है। लेकिन अब बात जो है ना वो हवा में निकल के बाहर आ गई है। K कैप आ चुका है जो कि बोर्ड के बाहर होता है। तो अब आपको ऐसे हवा में ऐसा आड़ा टेढ़ा हाथ घुमाना पड़ेगा। क्या पता एग्जाम में हाथ घुमाते घुमाते टीचर आपको पागल समझ ले। टीचर नहीं, मतलब जो एग्जामिनेशन हॉल में होता है उसको लगे ये बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं। तो होता क्या है कि ये I कैप है, ये J कैप है और यहाँ K कैप है। और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक और बनाया जा सकता है, लिखता हूँ यहीं पे। एक और हो सकता है K कैप क्रॉस I कैप।
तो ये तो बड़ा इजीली हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे करोगे? ये के कैप तो हवा में आ गया बोर्ड के बाहर, इसको कैसे करोगे? ये भी हवा में आ गया बोर्ड के बाहर। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। जो समझदार बच्चे होते हैं, जिनका इमेजिनेशन अच्छा होता है, इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होती है, वो बच्चे कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इसमें परेशान होते हैं, इस वजह से इसका एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट नहीं बोल सकते, एक डिफरेंट मेथड होता है, उसकी हेल्प से ना राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाना पड़ता और डायरेक्ट आंसर आ जाता है। सिखाता हूँ क्या कहता है वो। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि आई कैप लिख लो, जे कैप लिख लो, के कैप लिख लो, और इन सबको ना एक सर्कल के ऊपर रख दो ऐसा। इन तीनों को सर्कल के ऊपर रख दो। देखो एरो भी बनाया मैंने, कौन से डायरेक्शन में बनाया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे रख दो। जो बच्चे एकदम फुल कॉन्फिडेंट हैं इस बात के कि मैं तो राइट हैंड थंब रूल से कर ही दूंगा, है ना, तो उनको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। राइट हैंड थंब रूल से सारी चीजें हो जाती हैं, ये सब कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन अगर किसी को राइट हैंड थंब रूल में दिक्कत आती है तो फिर वो इस चीज को ध्यान से सुनना। तो यहां पर जो भी कुछ है वो सिर्फ आपको इतना कहता है कि सबसे पहली बात आपको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है। मतलब आपको अगर आई से जे जाना है ना, अगर आपको आई से जे जाना है तो डायरेक्ट इस शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जाओगे, इतना लंबा घूम के नहीं जाओगे। तो सबसे पहली बात क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है। जैसे मान लेते हैं आपको के से आई जाना होता, अगर आपको के से आई जाना होता तो डायरेक्ट जाओगे के से आई, ऐसा के से आई, जबरदस्ती इतना लंबा घूम के नहीं जाना आपको। तो सबसे पहला रूल इसमें यह है कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है। देन दूसरा रूल ये कहता है कि अगर आप अलोंग द एरो जाते हो, देखो एरो बना हुआ है ऑलरेडी, अगर आप इस एरो को फॉलो करते हुए जाते हो तो आप पॉजिटिव साइन यूज करोगे, और अगर आप इस एरो के ऑपोजिट में जाते हो तो आप नेगेटिव साइन यूज करोगे। तो दो सिंपल से फंडे हैं। पहला फंडा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, दूसरा फंडा अगर आप एरो के अलोंग जाओगे तो पॉजिटिव लगाओगे, एरो के ऑपोजिट में जाओगे तो नेगेटिव लगाओगे। चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं। बाकी जिन लोगों से राइट हैंड थंब रूल आता है वो आप मन ही मन में आंसर चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं अपना। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं आई क्रॉस जे, सबसे पहले मैं कर रहा हूं आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे मतलब आई से जे जा रहा हूं, आई से जे जाना है मुझे, आई से जे जाना है मुझे शॉर्टेस्ट पाथ में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई क्रॉस जे मतलब मुझे आई टू जे जाना है। आई से जे जाऊंगा, जब शॉर्टेस्ट पाथ में जाऊंगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो चला जाऊंगा ना। ध्यान से देखो, आई से जे गया, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो चला गया, और जब एरो के डायरेक्शन में जाऊंगा तो पॉजिटिव यूज करूंगा, तो मुझे मिलेगा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू पॉजिटिव के कैप। ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, जे क्रॉस के, ये रहा जे और ये रहा के, शॉर्टेस्ट पाथ ऐसा आता, और जब ऐसा आता तो देखो अलोंग द एरो आ जाता, तो फिर से प्लस होगा, प्लस आई कैप। लास्ट में के क्रॉस आई, के क्रॉस आई मतलब के से आई जाना है, अगेन शॉर्टेस्ट पाथ में जाता, एरो के डायरेक्शन में ही चला गया, तो फिर से प्लस मिलेगा, प्लस जे कैप। एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं आपको करना था के क्रॉस जे, के क्रॉस जे करना था, मतलब के से जे जाना था शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हुए। तो देखो जब के से जे जाओगे शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग, तो देखो एरो के ऑपोजिट में चले जाओगे, एरो के ऑपोजिट में जाओगे इसलिए माइनस आएगा। आना भी चाहिए था, अभी अभी पढ़ा ना कि जो ए क्रॉस बी होता है और जो बी क्रॉस ए होता है वो उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो देखो यहाँ से प्रूफ भी हो जा रहा है कि जब आपने देखो जे क्रॉस के किया था, जब आपने जे क्रॉस के किया था तो प्लस आई कैप मिला था, और जब आपने के क्रॉस जे किया तो माइनस आई कैप मिला। देखो वही तो है ना, ए क्रॉस बी में इतना मिला तो बी क्रॉस ए में उसका नेगेटिव मिला। तो ये पॉइंट इससे प्रूफ भी हो जा रहा है।
वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल की हेल्प से समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसका स्टेटमेंट लिखवाऊंगा तो हो सकता है समझ में ना आए। तो इस वजह से जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो इस वेक्टर का एकदम लास्ट पार्ट है, इसके बाद वेक्टर खत्म हो जाएगा, इस क्वेश्चन के बाद कुछ नहीं है। तो जो लास्ट चीज है वो मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल की हेल्प से समझा रहा हूं। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपको ए दिया होता, बी दिया होता, थीटा दिया होता, तो आप तो बड़ी खुशी से ए बी साइन थीटा लगा देते, अपना आंसर निकाल लेते। लेकिन इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, यहां ए तो दिया है, बी भी दिया हुआ है, लेकिन यहां पर थीटा गायब है, थीटा मिसिंग है। तो यहां पर आप चाह के भी ए बी साइन थीटा नहीं लगा पाओगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत टाइम लगेगा इसको समझाने में, इसलिए बोल रहा हूं मन लगा के समझना। वैसे आपके पास हमेशा वीडियो पीछे करके देखने का ऑप्शन तो होता ही है, तो अगर कुछ मिस हो जाए तो वीडियो वापस से रिवाइंड कर लेना। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है ए क्रॉस बी करके बताओ। तो जब भी वेक्टर्स इस फॉर्मेट में दिए होते हैं तो ए क्रॉस बी कुछ ऐसे किया जाता है, ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का साइन लगता है फिर। अब जिन लोगों ने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा, वो क्या बोलूं उनको मैं, जिन लोगों ने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है वो बस नाम याद कर लो कि जो बड़ा सा साइन है ना, ये बड़ा वाला मॉड नहीं है। नहीं तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं वो सोचने लगते हैं अरे बड़ा वाला मैग्नीट्यूड है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। इसका बस मैंने नाम बताया आपको, ये बड़ा वाला मैग्नीट्यूड नहीं है। इस बड़े वाले साइन का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट यूज किया जाता है। तो समझते हैं कैसे क्या यूज किया जाता है। तो देखिए, थोड़ी सी एलियन मैथमेटिक्स लग सकती है किसी को अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो तो देखो, ए क्रॉस बी मुझे करना था, तो ऐसे मैंने डिटर्मिनेंट का साइन बनाया। पहली वाली रो में मैं लिखूंगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ऐसा लिखूंगा। देन ये वाली जो रो आएगी, यहां पर मैं ए के कोफिशिएंट फिल करूंगा। जो भी मैं कह रहा हूं तब समझ में आएगा जब मैं लिख दूंगा। तो पहली रो में आई कैप, जे कैप, के कैप आएगा। देन जो सेकेंड रो है वहां पर ए के कोफिशिएंट फिल किए जाएंगे। ए का कोफिशिएंट मतलब 1, 2 एंड 2, ये तो मैंने ए के कोफिशिएंट फिल कर दिए 1, 2 और 2। देन जो लास्ट वाली रो है वहां पर मुझे बी के कोफिशिएंट फिल करना है। तो बी के कोफिशिएंट देखो क्या क्या है, 3 है, 4 है, आगे कुछ दिखता ही नहीं है। तो आगे कुछ दिखता नहीं है तो उसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आप ऐड कर दो +0 के कैप, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 3, 4, 0, ऐसा, इतना हो गया। तो ये तो हमने सजा धजा के रख लिया इसको, अब इसको सॉल्व करते भी आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करिए, है ना, वीडियो पॉज करो, इतना लिखो, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं कि ये कैसे एक्सपैंड होता है, इसको कैसे ओपन करते हैं। तो वीडियो पॉज करके इतना लिखो बस। तो अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि इसको एक्सपैंड कैसे किया जाता है। तो मैंने देखो एक ही चीज को 3 बार लिखा है, आपको ऐसे 3-3 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस समझ लो यहां पर चल क्या रहा है। तो एक ही चीज लिखिए 3-3 बार, परेशान मत होना। अब मैं आपको इसको एक्सपेंड करना सिखा रहा हूं। तो मैं लिखने जा रहा हूं आपके सामने वेक्टर ए क्रॉस बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी ऐसे लिखा जाता है, आई कैप के साथ यहां पर कुछ ना कुछ आएगा। देन देखो, पहला वाला प्लस आई कैप होता है, देन दूसरा वाला माइनस जे कैप होता है, इसके साथ भी कुछ ना कुछ आएगा। देन लास्ट में के कैप, उसके साथ भी कुछ ना कुछ आएगा। और यहां पर जो भी कुछ ना कुछ आएगा वही हम समझने जा रहे हैं।
पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं उनको ये डाउट आता है, सर ये माइनस यहां क्यों लगाया है ना, यहां प्लस आई कैप था, यहां प्लस के कैप था, तो यहां पर माइनस जे कैप क्यों लगाया गया है? तो उसका आंसर तभी मिलता है जब हम क्लास 12th में मैथमेटिक्स वाले हिस्से में डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं। फिलहाल अगर अपन मेडिकल की बात करें तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा यहां पे। बस सिंपल सी चीज है, याद कर सकते हो कि आई कैप में पॉजिटिव होगा, के कैप में भी पॉजिटिव होगा, लेकिन जब भी आप जे कैप यूज करोगे तो वहां एक नेगेटिव यूज करोगे। तो बस कोई ऑप्शन है नहीं ना, पूरा का पूरा वेक्टर मतलब पूरा डिटर्मिनेंट पढ़ने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि अपने मेडिकल में उसका कोई काम है नहीं, इस वजह से। तो इस छोटी सी बात को आप याद रख सकते हो कि जब डिटर्मिनेंट खोला जाता है तो ये जो मिडिल टर्म होता है ना, ये मिडिल टर्म मिडिल में कौन बैठा हुआ है? जे कैप बैठा हुआ है, तो यहां पर एक नेगेटिव आता है। तो इस छोटी सी इंफॉर्मेशन को आप याद कर लो। अब इन खाली जगहों में क्या आएगा वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखो यहां पर मुझे किसके बारे में लिखना है? आई कैप के बारे में। अब ध्यान से समझना, क्योंकि बोर्ड एक ही बार गंदा होगा, बार बार गंदा नहीं करने वाला है बोर्ड, और कोई दिक्कत हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। तो देखो मैं समझाने जा रहा हूं आई कैप के साथ क्या लिखना है। तो जब भी आपको ये डिसाइड करना है कि मैं इस आई कैप के साथ क्या लिखूं, तो आप क्या काम करोगे? ये जो आई कैप वाला कॉलम है ना, ये जो आई कैप वाला कॉलम है, इसको आप खा जाओगे। ये जो आई कैप वाला कॉलम है, इसको आप पूरा खा जाओगे। जब आप इसको पूरा खा जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 नंबर्स दिखेंगे। देन आपको क्या काम करना है? आपको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। लिख के बताता हूं क्या कहना चाहता हूं। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, देन फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये बहुत छोटा लिख दिया मैंने, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसा होगा। तो जब आई कैप लिख रहा था तो आई कैप का कॉलम खा गया, ये पूरा गया, सिर्फ इतना मिलता मुझे, पहले इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, तो ये आई कैप की कहानी खत्म। सेम टू सेम जे कैप में होगा, सेम टू सेम के कैप में होगा, करके बताते हैं। अब मुझे जे कैप की एंट्रीज फिल करनी है, तो ये खा गया मैं पूरा, जे कैप का कॉलम खा गया, जे कैप के नीचे की पूरी चीजें खा जाओ। आपके सामने फिर से ये 1 2 3 4 चीजें बची, फिर से सेम टू सेम चीज वही करना है। पहले इसका प्रोडक्ट जो कि कितना होता 1 इंटू 0 माइनस इसका प्रोडक्ट जो कि कितना होता 3 इंटू 2। तो ये जे कैप की एंट्री आपने फिल कर दी। सेम टू सेम कहानी के कैप के साथ। के कैप के बारे में लिखना है तो के कैप के नीचे की चीजें खा जाओ, खत्म। ये 4 चीजें बची। अब फिर से वही, इसको आप पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 4 इंटू 1 माइनस इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 3 इंटू 2। ये हो गया। तो इतनी मेहनत के बाद ये ए क्रॉस बी पता चला हमको। कितना आ जाएगा ए क्रॉस बी? देखें जरा, यहां से इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो जो ए क्रॉस बी है उसकी वैल्यू आ रही है, ये कितना है 0 माइनस 8, मतलब माइनस 8 आई कैप, फिर 0 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता तो प्लस 6 जे कैप, लास्ट में 4 माइनस 6 माइनस 2 बनेगा, माइनस 2 के कैप। तो ये आया वेक्टर ए क्रॉस बी। तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। थोड़ा लेंदी है लेकिन चीज काम की है, आगे जाकर के फिजिक्स में यूज भी होगी। जब अपन वो 12th वाला पार्ट आएगा ना, मैग्नेटिज्म वाला, फोर्स वाला, क्यू वी क्रॉस बी, थोड़ा थोड़ा याद होगा, अभी पढ़ा नहीं है, पहले पढ़ा होगा ना, क्यू वी क्रॉस बी या आई एल क्रॉस बी। 12th में मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन सब में आता है 12th वाले पार्ट में, तो उसमें ये सब बहुत जम के यूज होगा, इसलिए पढ़ाया गया है। तो अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ ए क्रॉस बी निकाला है। क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई थी, एक तो ए क्रॉस बी पूछा था और दूसरा एन कैप भी पूछा था। तो आप पहले वीडियो पॉज करो, इस पूरे एक्सप्लेनेशन को लिखो,
देन उसके बाद मैं इसमें एन कैप कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। चलिए फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, एन कैप का कैलकुलेशन देखते हैं जरा। तो एन कैप के कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा हमको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, उस दिन की याददाश्त वापस लानी पड़ेगी जिस दिन आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा था। तो उस दिन मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर वेक्टर ए आपको दिया हुआ है और वेक्टर ए से रिलेटेड आप कैप पता करना चाहते हो तो आप वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए करते हो। अगर आपको बी कैप निकालना है तो आप वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी करोगे। ये मैंने सिखाया था। तो सेम टू सेम फंडा ये मैंने सिखाया था, सेम टू सेम फंडा मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं कि अगर मुझे इसका कैप निकालना है, अगर मुझे इसका कैप निकालना है मतलब एन कैप निकालना है, तो मुझे लिखना चाहिए ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। थोड़ा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो दिमाग में, क्या बोला गया यहां पे। मैंने सिंपल सा कहा कि अगर कोई भी वेक्टर आपको दिया हुआ है तो उस वेक्टर से उसी का मैग्नीट्यूड अगर डिवाइड कर दो, उस वेक्टर से अगर उसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो तो आपको उसका कैप मिल जाता है। ये मैंने कहा है ना। वेक्टर दिया हुआ है, अगर वेक्टर दिया हुआ है तो उसके वेक्टर से उसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड करना है बस, तो कैप मिल जाता है। सेम चीज यहां पे, वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। सेम चीज यहां पर, वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो उसका कैप मिल जाएगा। तो वेक्टर तो मुझे मिल चुका है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्या बड़ी बात है। मैग्नीट्यूड भी हमने सीख रखा है। तो अगर ये वेक्टर था तो जो इसका मैग्नीट्यूड होता होगा वो कितना हो जाता होगा, वो होता होगा स्क्वायर रूट -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये सिखा चुका हूं मैं ऑलरेडी, मैग्नीट्यूड निकालना, कंपोनेंट फॉर्म से मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं, तो ये हमने सीख रखा है। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखो वेक्टर भी पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है, यहां पर रख दूंगा उठा के सारी वैल्यूज। तो न्यूमरेटर ये रहा -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ये बैठा हुआ है, जो कि कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, ये 64 होता और ये 36 होता। 64 और 36 100 और 4 104। तो ऐसे जाकर के ये जो यूनिट वेक्टर है ये भी आ जाता है। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। देखो लेंदी है ना, देखने में सॉल्यूशन लेंदी था लेकिन चीज आसान है ना। अब आप ये मत सोचो कि टफ है। अब टफ अगर होगा भी तो पढ़ना है, वो तो मजबूरी है, तभी तो सिलेक्शन मिलेगा ना। तो अगर किसी को टफ लग भी रहा है तो भाई कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आगे बढ़ोगे। तो ये जब भी इंफॉर्मेशन इस टाइप में दी होती है, इस टाइप में है ना, आई जे के, तो ऐसे ही क्रॉस किया जाता है डिटर्मिनेंट बना के। इस पूरा सिंबल जो था इतना बड़ा सा, उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ऐसे किया जाता है। उसके बाद ऐसे एन कैप कैलकुलेट कर लेते हैं, वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। अब कोई बच्चे के दिमाग में ये भी डाउट हो सकता है, सर हमने इसमें राइट हैंड थंब रूल क्यों नहीं लगाया। तो भाई राइट हैंड थंब रूल हवा में कैसे लगा लोगे, ये वेक्टर कहाँ भाग रहा है, देखो ना, आई जे के किधर होता है, ऐसा बोर्ड के बाहर आ रहा होगा, ऐसा हवा में कहीं जा रहा होगा, या तो बोर्ड के बाहर आ रहा होगा या तो बोर्ड के अंदर। तो ऐसे जब वेक्टर ही ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे, इस वेक्टर को हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, बोर्ड में कहाँ से ड्रॉ करेंगे इसको। तो जब हम इस वेक्टर को ड्रॉ ही नहीं कर सकते तो राइट हैंड थंब रूल कहाँ से लगाओगे। राइट हैंड थंब रूल तो सिर्फ तब लगता है ना जब आप वेक्टर को ड्रॉ कर पाओ। अब इसको तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो राइट हैंड थंब रूल लगाने का यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। इस वजह से इसको इतने लंबे मेथड से किया जाता है, इतने लंबे मेथड से, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, इसी के साथ वेक्टर खत्म होता है। तो वीडियो पॉज करें, नोट करें, इसी के साथ वेक्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।